बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा 2026 की दृष्टि से 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत 2 अंक वाले किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। और इसी प्रकार से अगले जितने भी अध्याय हैं उनके अंतर्गत सभी प्रकार के 2 अंक, 3 अंक वाले तथा 4 अंक वाले प्रश्नों का हम समय समय पर आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन में, 140 को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए लिखा है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हम इस तरीके से पहले तो लिख लेते हैं 140 और यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। अभाज्य संख्याओं से क्रमशः भाग देते चलते हैं। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या 2 है, अगर 2 का भाग जाता है तो हम 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग देने पर 14 में, 1 में तो भाग नहीं जाता, तो 14 में 7 बार भाग चला जाएगा, 2 सत्ते 14 होगा। उसके बाद हमें शून्य प्राप्त होता है, इसको शून्य लिख देंगे। इसके बाद बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 से यदि भाग जाता है तो 2 से भाग देके देते हैं, तो 7 से आगे ना बढ़े ऐसा हम पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 से 3 बार भाग चला जाता है, 2 तिया 6 और 1 शेष प्राप्त होता है। हम 1 10 प्राप्त हो जाता है, 10 से आगे ना बढ़े 2 का पहाड़ा इस प्रकार से पढ़ते हैं, तो यहाँ पे 5 बार भाग चला जाता है। हम देखते हैं कि यदि 5 से भाग जा सकता है तो 5 से भाग देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से ही हमें भाग देना है। तो 5 से भाग देने पर 7 बार चला जाता है, फिर 7 से 1 बार भाग चला जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हम देखें कि 140 के जो गुणनखंड हैं वो हमें प्राप्त हो गए 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। अब देखिए यहाँ पे 2 रिपीट हो रही है, अर्थात इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं और 5 की घात 1 लिख सकते हैं और 7 की घात को 1 लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनफल इस प्रकार से हमें प्राप्त होंगे। बच्चों इसके बाद हम अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हमें ज्ञात है यहाँ पे 156 हम लिख लेते हैं और भाग देते चलते हैं, जैसा कि हमने ऊपर प्रश्न में दिया था। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है 2 है, 2 से भाग देने का प्रयास करते हैं, जाता है तो दे देते हैं। 2 से हमने भाग दिया तो 15 से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है आपको। तो 7 बार भाग चला जाता है, 2 सत्ते 14 होता है और फिर इसके बाद एक शेष बचता है, तो यहाँ 16 हो गए, 2 अट्ठे 16 लिखेंगे। इसके बाद पुनः 2 से यदि भाग जाता है तो देखेंगे 2 तिया 6 होता है, 2 निम्न 18। इस प्रकार से अब 2 से भाग नहीं जाता। अगली संख्या जो अभाज्य संख्या है वह है 3। 3 से भाग देने का प्रयास करते हैं, तो 3 से 1 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3 और 9 पहाड़ा पढ़ने पर 3 बार चला जाता है, तो 3 तिया 9। अब हम देखते हैं कि 3 से भाग नहीं जाता। अगली अभाज्य संख्या 5 से भी नहीं जाएगा और उसकी अगली अभाज्य संख्या 7 से भी नहीं जाएगा। इसके बाद हम 11 से देते हैं तो 11 से भी नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि 13 से सीधे सीधे भाग चला जाएगा, 13 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो 156 है उसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो इस तरीके से लिखे जाएंगे, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13 के रूप में। यहाँ पुनः हम देख सकते हैं कि 2 रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये हुआ, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1 गुणित 13 की घात 1। इस प्रकार हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में 156 को व्यक्त कर दिया। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखें, इसमें तीसरे नंबर का, जिसमें लिखा है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले तो हमें 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो यहाँ हम 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जैसा कि हमने ऊपर वाले प्रश्नों को हल किए हैं, 2 से यदि भाग जाता है तो देखिए 3 बार चला जाता है, फिर 2 से नहीं जाएगा, इसके बाद मतलब है कि 3 से 1 बार भाग चला जाएगा। पुनः हम 20 में इसके अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 से भाग देने पर देखते हैं, 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य और 2 से पुनः भाग दिए तो 2 पंचे 10 हो गया और फिर सीधे सीधे 5 से भाग चला जाता है। इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि यहाँ पे जो 6 के अभाज्य गुणनखंड हैं
वह होंगे 2 × 3। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2⁻1 3⁻1। इसी तरीके से 20 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो होंगे, 2 बार भाग जा रहा है तो हम 2 × 2 × 5 लिखेंगे और इसको इस प्रकार से लिखें 2 होगा 2 × 5 होगा 1। अब आइए इन दोनों में ध्यान दें, 6 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं और 20 के अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं, तो एचसीएफ पहले हम निकालेंगे। एचसीएफ की परिभाषा ये कहती है कि दोनों संख्याओं में हम ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखेंगे जिसका की घात सबसे छोटी हो, उनके गुणनफल एचसीएफ कहलाते हैं। तो यहाँ पे 2⁻1 है और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 2⁻2 है, लेकिन 2 यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 2⁻1 इन दोनों में छोटी घात हो सकती है, अर्थात 2⁻1 इसे लिखेंगे हम बराबर 2 के। तो ये इसका एचसीएफ होगा। और यदि एलसीएम की बात करते हैं तो दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें सबसे बड़ी घात का गुणनफल एलसीएम कहलाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे 2⁻1 है, लेकिन सबसे बड़ी हमको लेना है तो 2⁻2 ली जाएगी और इसमें 3⁻1 ली जाएगी और 5⁻1 ली जाएगी। इस प्रकार से इनका जब हम गुणा करते हैं 2⁻2 का तात्पर्य 4, 4×3 = 12 और 12×5 = 60। इस प्रकार से देखें बच्चों, हमने इन दोनों जो संख्या है उसका एचसीएफ 2 प्राप्त होता है और एलसीएम हमें 60 के बराबर प्राप्त होता है। अब आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आपका चौथे नंबर का प्रश्न देखने को मिल रहा है जिसमें संख्याएं दी गई हैं 12, 15, 21 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमेशा पूछा जाता है। बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 12 के अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना होगा सबसे पहले और फिर 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और इसी प्रकार से हम 21 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले आप 12 में 2 का भाग देके देखें तो 2 से 6 बार चला जाता है, फिर पुनः 2 से यदि भाग जाता तो देख लेते हैं 3 बार चला जाता है, फिर 3 से जाएगा। इसका मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड आप देख सकते हैं कि 2 × 2 × 3 होंगे। और 15 के जब हम निकालने की कोशिश करते हैं तो 2 से भाग नहीं जाता, 3 से जाता है, 5 बार भाग चला गया, फिर 5 का 1 बार भाग चला गया। पुनः यहाँ देखते हैं 2 से भाग नहीं जाता 21 में, 3 से देख के देखते हैं तो 3 से 7 बार भाग चला जाता है और 7 का 1 बार भाग चला जाता है। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 12 के अभाज्य गुणनखंड है उसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 × 2 × 3, या इसे ऐसा लिख सकते हैं 2⁻2 × 3⁻1। और 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखे जा सकते हैं 3 × 5, 3⁻1 5⁻1। इसी प्रकार से हम यहाँ पे 21 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 3⁻1 × 7⁻1 के रूप में। अब देखिए इसमें जो हम कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ ऐसी अभाज्य संख्या जिसका की घात सबसे न्यूनतम है, कम है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें 3⁻1 यहाँ पर भी प्राप्त हो रही, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी प्राप्त हो रही। इसका मतलब हुआ कि 3⁻1 यानी 3 इसका एचसीएफ होगा। इसी तरीके से जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में हम देखते हैं कि इन तीनों संख्याओं में जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी सबसे उच्चतम घात का गुणनफल तो 2 दिया है। यहाँ पे 2⁻2 अधिकतम घात दी गई है, फिर 3 की अधिकतम घात 1 ज्ञात है और 5 की अधिकतम घात 1 है और 7 की अधिकतम घात 1 है। अब देखिए इन सबका गुणा करते हैं आप आपस में तो देखते हैं 2 दूनी 4 और 4×3 12, 12×5 60 और 60 में फिर आप 7 का गुणा कर देते हैं तो ये आपका यहाँ पे जो प्राप्त होगा वह होगा 420 के बराबर। तो हमने देखा कि एचसीएफ 3 प्राप्त हो गया और जो एलसीएम था वह 420 प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जिसमें हम संख्याओं 8, 9 और 25 के
अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 2021 में भी और 2024 में भी पूछा गया है। तो सबसे पहले 8 के आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 8 के, फिर 9 के निकाल लीजिए और फिर 25 के निकाल लीजिए। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या उससे भाग देते हैं, 4 बार भाग चला गया, फिर पुनः 2 से भाग देते हैं, 2 बार भाग चला गया 4 में, फिर 2 से 2 में 1 बार भाग चला गया। इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड निकल गए। 2 से भाग नहीं जाएगा 9 में, तो हम 3 से यहाँ पे भाग देते हैं, 3 बार, 3 तिया 9 होता है, तो 3 बार भाग चला गया, फिर 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से 3 से भाग नहीं जाएगा 25 में, तो सीधे यहाँ पे 5 से भाग देने का प्रयास करें, तो 5 बार भाग चला जाता है और 5 से पुनः भाग देते हैं तो 1 बार भाग चला गया। अब देखिए, जो संख्याएं हमें दी गई थी, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें 8 दी गई थी, जिसके गुणनफल होते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 प्राप्त होते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 के बराबर। और 9 के जो गुणनफल हैं आप देख सकते हैं 3 गुणित 3 प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। और फिर आप देखें कि जो 25 है उसके गुणनफल हमें 5 गुणित 5 प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसे लिख सकते हैं 5 की घात 2। अब देखिए कि इन संख्याओं में हमें सबसे पहले तो HCF ज्ञात करना है, HCF। तो HCF यहाँ पे हम देखते हैं कि इन सभी संख्याओं में जो न्यूनतम घात वाली संख्या है और जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, तो यहाँ पे ऐसी कोई भी संख्या हमें नहीं दिख रही है जो कि तीनों में उभयनिष्ठ होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों में उभयनिष्ठ एक हो सकता है केवल, तो HCF एक होगा। और जब एलसीएम ज्ञात करने की बारी आएगी तो हम एलसीएम की जो परिभाषा उसके अनुसार तीनों संख्याओं में जो संख्या है अभाज्य संख्या, उसकी जो अधिकतम घात है उनका गुणनफल। इसका मतलब ये है कि हम ऐसा लिखेंगे इसको 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2। इन संख्याओं को जब हम गुणा करें तो हम देखते हैं कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और फिर 3 तिया 9, 8 गुणित 9 और 5 की घात 2 है ना, 5 25, तीनों का आपस में जब गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा 1800। इस प्रकार से यह इसका एलसीएम होगा। बच्चों, इसके बाद हम 6वें नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। यह प्रश्न 2023 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न में ध्यान दें, 306 और 657 दो संख्या हमें ज्ञात है, इसका एचसीएफ 9 ज्ञात है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो हम एक सूत्र जानते हैं जो कि इस प्रकार से लिखा जा सकता है, एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। मान लीजिए कि दोनों संख्याएं ए और बी हैं, तब दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगा। एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अब देखिए, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, एचसीएफ हमें चूंकि ज्ञात है तो एचसीएफ के स्थान पे आप यहाँ पे 9 लिख दीजिए, और चूंकि एलसीएम ज्ञात करना है, दो संख्याएं आपकी 306 और 657 दी गई हैं और दोनों संख्याओं को गुणनफल की बात हो रही, तो 306 गुणित 657 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम यहाँ लिखेंगे हम 306 657 बराबर, यहाँ 9 से पक्षांतर कर दे, 9 का पक्षांतर करने पर देखते हैं 9 बटे में आ जाएगा। और फिर यदि आप देख सकते हैं कि यहाँ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दीजिए, कोई संख्या यदि कैंसिल होती है तो आप देखें 9 से कैंसिल होती है तो 9 से कर दीजिए, 9 से ये कैंसिल हो जाएगी, 9 तिया 27 और 9 चौ 36। अब आप 34 में 657 का गुणा कर दीजिए तो हमें प्राप्त हो जाता है 22,338। तो ये जो प्राप्त हुई संख्या, यही इस दोनों संख्या का एलसीएम होगी। तो बच्चों, ये थे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपको हमने एक एक
प्रश्न को विश्लेषित करके बताया कि किस प्रकार से इन्हें सरल किया जा सकता है। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।